Hello my dear students, how are you? I hope you all are very well. Welcome to our YouTube channel. Yes बेटा देखिए इस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर क्लास 7th. इवन नॉट ओनली फॉर क्लास 7, 6 to 9 क्लासेस के लिए साइंस वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है. ठीक है, रीज़न क्या है सबको पता है. कोविड की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हो, ट्यूशन्स नहीं हो पा रहे हैं, आपका सिलेबस चलता रहता है. जैसे भी ऑनलाइन क्लास में कई बार नेटवर्क इशू होते हैं, बट एवर जो भी रीज़न है या किसी की और पर्सनल रीज़न है कि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं. ठीक है, उसी के लिए आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो रिस्पॉन्स है ना वो इतना अच्छा नहीं होता है. आसपास में भी अगर सुनने को मिलता है जो पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं कि 1.5 एक सेशन पूरा चला गया, दूसरा स्टार्ट हो गया है, घर में हो, पढ़ते नहीं हो, तो अच्छी बात नहीं है. पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कम से कम आज इस सिचुएशन में आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी है कि आप अपनी क्लास अटेंड कर सकते हो. अगर यही पेंडेमिक कंडीशन अगर हमारे टाइमिंग में होती कि इट मीन्स जब हम स्कूल जा रहे होते तो इट मीन्स उस टाइम में हमारे लिए बेटा आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइफ बिल्कुल ही एक तरीके से रुक जाना. ठीक है, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ आपके पास हैं वो फैसिलिटीज़ हमारे पास उस टाइम पे नहीं थी. ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन उस टाइम पे हुई होती तो शायद वो ये जो 1 साल 2 साल जो अभी स्कूल आपके साथ मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको आपके एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, तो वो बंद हो चुकी होती. तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, स्कूल की तरफ से मिल रही है. इवन मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, जिसके लिए ना तो मैं आपसे कोई चार्ज कर रही हूँ कि आपको चार्ज पे करना है. ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए पढ़ने की. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास जो दूसरे स्कूल में हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के माइंड में ना ये भी होता है कि हमारे स्कूल की टीचर नहीं है या हमारी बुक नहीं है तो बहुत अलग होगा. नहीं, आप कोई भी बुक रीड कर रहे हैं, आप NCERT यूज़ कर रहे हैं, कोई प्राइवेट बुक यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप पढ़ रहे हैं, सबके अंदर जो आपका कंटेंट मटेरियल होता है वो सेम होता है. ठीक है, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स मीन्स आपके कोई कज़न ब्रदर सिस्टर जो सेम क्लास में हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर करिए. ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको यूज़फुल नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स फॉर क्लास 7th. इससे पहले हमने चैप्टर 1 किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सबसे पहले ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन, इसका मीनिंग क्या होता है? न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड. जब आप फूड को इनटेक कर रहे हो, आप खा रहे हो, ठीक है, आपने अपने माउथ में डाल दिया. इनटेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय आवर बॉडी. जब हमने कोई भी फूड खाया है, उस फूड को खाने के बाद हमारी बॉडी ने उसको यूटिलाइज किया, ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. ओके, जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे हमने देखा था कि न्यूट्रिशन के अलग अलग मोड होते हैं. सिर्फ यहाँ पर प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक है. ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना फूड खुद से बनाते हैं. बाकी जो अदर लिविंग थिंग्स हैं उनको डिपेंड रहना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर फॉर गेटिंग देयर फूड. लाइक अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए, अदर एनिमल्स की बात की जाए, हम अपना जो फूड मटेरियल हमें मिलता है कहाँ से मिलता है? प्लांट से हम लेते हैं या एनिमल से लेते हैं? और बात की जाए उन एनिमल्स की तो वो एनिमल्स भी प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. तो और जो अदर प्लांट्स को छोड़ करके बाकी जो ऑर्गेनिज्म है और सभी के सभी क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. ठीक है, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. तो ये तो था कि न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप. अब बात आती है यहाँ पर कि हम जो फूड खा रहे हैं, यानी कि जो प्रोसेस मैंने बोला न्यूट्रिशन, फूड को इनटेक कर लिया, माउथ में आपने डाला, बॉडी ने उसको यूटिलाइज किया. तो ये जो कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोसेस है ये इन्वॉल्व करता है अपने अंदर 5 स्टेप्स को. वो 5 स्टेप्स यहाँ पे कौन सी होंगी? सबसे पहले हमारे पास होता है इंजेशन. इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन, फिर यहाँ पे होगा आपका एब्जॉर्प्शन, 4th स्टेप होती है एसिमिलेशन, एंड लास्ट जो 5th स्टेप होती है दैट इज इजेक्शन. अब इजेक्शन की जगह पे किसी न किसी अलग बुक में हो सकता है कि एक्सक्रीशन वर्ड यहाँ पे दिया हुआ हो. तो देखिए ये जो 5 स्टेप्स होती हैं
ये 5 जो प्रोसेस हैं ये कंबाइन होने के बाद, यानी कि जब ये कंप्लीट 5 स्टेप हो जाती है तो उस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो इसमें सबसे पहले जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इनटेकिंग ऑफ फूड। जब आपने फूड को इनटेक किया, फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन एप्पल इन योर हैंड, आपके हाथ में एक एप्पल है, आप उसको बाइट करते हो, ठीक है। जैसे ही आपने एप्पल को बाइट किया, आपने इसको च्युइंग करना स्टार्ट कर दिया, वो एप्पल कहाँ जा रहा है? आपके माउथ में, आपके स्टमक में जा रहा है, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? इनटेकिंग ऑफ फूड। इसके बाद सेकेंड होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ फूड, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉल सॉल्युबल मटेरियल, और सब्सटेंस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपने फूड ईट किया है, वो जो एप्पल की आपने 1 बाइट अपने माउथ में डाली है, तो वो जो 1 बाइट थी आप उसको च्युइंग करते हो। च्युइंग करती है तो हम उसे क्या करते हैं? उसे क्रश करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है। इवन हमारी बॉडी में जाने के बाद वही वो जो पूरा जो आपने वो जो बाइट लिया था, वो और भी बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स में, कैसे पार्टिकल जो सॉल्युबल हैं, जो वाटर के अंदर घुल जाएं, तो ऐसे मटेरियल में जो कंप्लीट ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? हमारे जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के थ्रू वो जो न्यूट्रिएंट्स थे इसके अंदर, न्यूट्रिएंट समझते हैं ना आप सभी। देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, वहीं से मैं न्यूट्रिएंट्स पे आ रही हूँ। आपने एप्पल को जो बाइट किया, एक जो बाइट आपने उसको आप च्युइंग कर रहे हो, तो उस एप्पल के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसमें मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसमें वो वाटर, उसका जो जूस है वो भी है। आप उसको ईट कर रहे हो, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेलुलोज फाइबर होता है। तो ये जो सभी चीज़ें जब हम उसको च्युइंग कर रहे हैं, ब्रेक करते 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 वो इस तरीके से छोटे 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 उसको अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यही जो सारी चीज़ें वो क्या होते हैं? वो हमारे न्यूट्रिएंट्स ही तो होते हैं ना। आपने पढ़े हैं, फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सभी क्या होते हैं? दीज ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर, उन सभी न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर देना किस में, या पास करना, पैसेज ऑफ न्यूट्रिशंस, पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो इंटेस्टाइन के पास जब वो आएगा तो उसके इंटेस्टाइन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ब्लड स्ट्रीम के अंदर पासेस कर देना, उसके अंदर पहुंचा देना, मिक्सिंग कर देना, उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। कंप्लीट कैसे होता है ये प्रोसेस? अभी जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे तो एक एक चीज़ वहाँ पे हम अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है भाई? जब ब्लड स्ट्रीम ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम ने न्यूट्रिएंट्स को ले लिया, अब ब्लड क्या करेगा? पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। जब वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा तो उससे क्या होगा? ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के हर सेल के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। सेल समझते हैं ना सभी, हमारी बॉडी की, या नॉट ओनली अस, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हर किसी लिविंग थिंग की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है, ठीक है। हमारी जो पूरी बॉडी बहुत छोटी 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 चीज़ों से बनी हुई है, जो सबसे छोटी जो चीज़ है ना वो क्या है? वो सेल है। तो हर किसी सेल के पास ये न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। जब वहाँ हर किसी सेल में वो पहुंच जाते हैं, वहाँ जाने के बाद हमारे सेल अब वहाँ पे क्या करेंगे? उन न्यूट्रिएंट्स को अब वो कन्वर्ट करेंगे किसमें? एनर्जी में, और उस एनर्जी को हमारी बॉडी करेगी यूज़, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में हम लिखेंगे एब्जॉर्ब्ड फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन ईच सेल। देखो भाई, बहुत छोटा करके मैं आपको लिखवा रही हूँ। एक तो जो आपकी बुक में बहुत भारी भरकम बड़ी बड़ी डेफिनेशंस दे रखी होंगी ना, तो उन्हीं को मैं शॉर्ट में आपको करके दे रही हूँ, जिससे कि आप फटाफट इसको नेक्स्ट टाइम जैसे ही रीड करोगे आपको याद आ जाए सारी चीज़ें। पहले तो कोशिश करनी है कि यहीं से हम इनको सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए चले, अपने डाउट्स को। 5th पॉइंट है हमारे पास इजेक्शन या एक्सक्रीशन। इसमें क्या होगा बेटा? देखो, हमारी बॉडी ने जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स थे
उनको यूज़ कर लिया, लेकिन यूज़ करने के बाद फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल बच जाते हैं जो हमारी बॉडी उनको यूज़ नहीं करती, ठीक है, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, तो उनको फाइनली क्या करना पड़ेगा। आपके घर में भी अगर गार्बेज इकट्ठा होता है, आप कोई भी फूड आप परचेज करके लेके आए हो, लाइक फ्रूट्स आप लेके आए हो, अब बनाना है, बनाना पील को आप हटाएंगे, इंटरनल मटेरियल को आप ईट करेंगे, वो जो पील बचेगा उसको क्या करना है, उसको फेंक देना है, ठीक है, थ्रो कर देना है। सेम आपने ऐसे ही फ्रूट्स आप परचेज करके लेके आए पॉली बैग में, फ्रूट्स आप यूज़ कर रहे हो, पॉली बैग वेस्ट है उसको फेंकना है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी भी क्या करेगी, जो वेस्ट वहाँ पर बच जाता है उन सभी वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना, उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और इन शॉर्ट आप इसको लिख सकते हो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बच जाता है उससे रिड ऑफ कर लेना, छुटकारा पा लेना, या उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। तो ये जो कंप्लीट यहाँ पे 5 स्टेप हैं, तो ये जो 5 स्टेप्स हैं, यही कंबाइन जब इनको कर दिया जाए तो उस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी न्यूट्रिशन क्या होता है। इनटेकिंग ऑफ फूड, फूड को इनटेक कर लिया, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी ने उस फूड को यूटिलाइज कर लिया। कैसे यूटिलाइज किया, पहले उसे ब्रेक किया, न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग हो गए, ब्लड के अंदर घुल गए, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, हर सेल के पास पहुंचाएगा, सेल क्या करेंगी, अब उसको कन्वर्ट करेंगी, उसी फूड को यूज़ करके एनर्जी बनाएंगी, और फाइनली वो जो एनर्जी है उसको हम यूज़ कर लेते हैं, तो वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है एसिमिलेशन। लास्ट में अब कुछ ना कुछ वहाँ पे जो वेस्ट बचता चला जाएगा उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये होता है हमारा न्यूट्रिशन। अब आगे बात करते हैं इनटेक ऑफ फूड इन डिफरेंट मैथड्स। अभी जैसे इंजेशन, इनटेकिंग ऑफ फूड, हर किसी लिविंग बीइंग के अंदर फूड इनटेक करने का जो मेथड है वो सब में अलग अलग होता है, ठीक है। हम ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाए, आपको पता है आप कैसे खाना खाते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हर किसी अलग अलग लिविंग बीइंग के अंदर या एनिमल्स के अंदर या इंसेक्ट्स में सब में फूड इनटेक करने का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दे देती हूँ। लाइक जैसे बात करेंगे फ्रॉग की, तो जो फ्रॉग होते हैं इनकी लॉन्ग फॉग लाइक टंग होती है, बहुत लंबी फॉग जैसी, जो एकदम से पकड़ लेगी किसको, इंसेक्ट को। तो फॉर्क लाइक इनकी टंग होती है, स्टिकी होती है, फटाफट ये अपने माउथ से क्या करते हैं, देखेंगे कोई भी इंसेक्ट घूम रहा है, लंबी सी टंग निकालेंगे और इनकी जो टंग उसको पकड़ लेगी और उसको ये इनटेक कर जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर बात की जाए लाइक बटरफ्लाई है, तो जो बटरफ्लाई होती हैं इनके पास एक फीडिंग ट्यूब होती है। जैसे आप जूस को सक करने के लिए एक स्ट्रॉ का यूज़ करते हो ना, ऐसी उस स्ट्रॉ जैसी इनकी फीडिंग ट्यूब होती है कि जिस भी फ्लावर के ऊपर वो सिटिंग करेंगे, वो जो बटरफ्लाई है लंबी सी फीडिंग ट्यूब है, उसकी हेल्प से वहाँ से जो स्वीट जूस होता है फ्लावर्स के अंदर, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, ये उनको वहाँ से सक करना स्टार्ट कर देते हैं। बात की जाए हाउस फ्लाई, जो हाउस फ्लाई है ये क्या करेंगी, ये अपने माउथ से एक लिक्विड निकालती हैं, ये सिंपली स्पिट कर देती हैं फूड के ऊपर। जब ये आपके फूड के ऊपर आकर के बैठती है ना, तो उस फूड के ऊपर ये अपने माउथ से थोड़ा सा लिक्विड निकाल देती है, यानी कि स्पिट कर देती हैं, सलाइवा डाल देती हैं। अब जब वो स्पिट करती है तो यहाँ पे जो फूड होता है वो उसके साथ मिक्स होकर के और कुछ लिक्विड सा वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। वो जो लिक्विड यहाँ पे नया लिक्विड बनता है ना, उसको ये अब ये जो हाउस फ्लाई है वो उसे इनटेक कर लेती हैं, ठीक है। बात की जाए मॉस्किटोज, मॉस्किटोज में देखो जो मेल मॉस्किटो होते हैं ये मोस्टली जो आपके फ्लावर्स होते हैं उनसे जो जूस होता है उसको सक करते हैं। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो, बहुत बार जोक भी आते हैं ना, जोक्स आप पढ़ते हो कि जो फीमेल है वो खून चूसती है, क्यों, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो है वो ब्लड सक करती है हमारी बॉडी से, ठीक है, ये ब्लड को सक करते हैं हमारी बॉडी से।
तो अब आज से याद रखना कि जो फीमेल मॉस्किटो आएगी और वही आपका जो ब्लड है सक करेगी। मेल मॉस्किटो कभी भी ब्लड को सक नहीं करते, दे डिपेंड्स ऑन फ्लावर्स, वो फ्लावर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। बात की जाए अगर स्नेक की, जो स्नेक है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट ये फ्लैश ईट करते हैं। तो डायरेक्ट फ्लैश कैसे करेंगे, जो भी अदर जो ऑर्गेनिज्म जिनको ये ईट करते हैं ना, उनको अदर ऑर्गेनिजम्स को निगल जाते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, स्वेलिंग कर लेते हैं, ठीक है। लाइक कोई भी रैट है तो स्नेक क्या करेगा, उसे पकड़ेगा अपने माउथ में, अच्छे से होल्ड करेगा और निगल जाएगा एज इट इज़। इवन छोटे से स्नेक से लेकर के बड़े बड़े जो एनाकोंडा वगैरह है वो सभी अदर ऑर्गेनिजम्स को इसी तरीके से निगल जाते हैं और फिर अंदर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको कुछ डिफरेंट अलग अलग जो एनिमल्स या इंसेक्ट्स की बात की जाए तो उन सब के अलग अलग मेथड बताएं कि कौन किस तरीके से अपने फूड को इनटेक करता है। इवन अगर बात की जाए जैसे लाइस होती हैं, जो जुएं हो जाती हैं तो हेयर्स आपके हेड स्कल में, तो वो भी वहाँ से क्या करती है, ब्लड को सक करती हैं, ठीक है। तो ये सब भी यहाँ पर हो गए हैं कि अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर जो लिविंग थिंग्स हैं वो किस तरीके से अपने फूड को इनटेक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात हम करेंगे, जब हमने फूड इनटेक कर लिया, इन सब ने भी हर किसी ने अलग अलग मेथड से फूड को इनटेक किया, फूड को खा लिया है। अब खाने के बाद आगे क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, इसके बाद होता है डाइजेशन, ठीक है। जैसे ही हम फूड को इनटेक कर लेते हैं, इनटेक करने के बाद हम उस फूड को करते हैं डाइजेस्ट, यानी कि डाइजेशन। अब डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ breaking of complex food into simpler soluble substances। जो सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर ब्रेक कर देना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन, ठीक है। लाइक आपने ब्रेड ईट किया, ब्रेड के ऊपर आपने बटर लगाया हुआ था, तो इसको जब आप च्युइंग कर रहे हो, च्युइंग करने के बाद देखो जो ये डाइजेशन प्रोसेस है ना वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने 1 बाइट ली, च्युइंग करना स्टार्ट किया, समझ लो कि डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब डाइजेशन जब यहाँ से स्टार्ट होता है ना, हमारे माउथ के अंदर सबसे पहले हमारे फूड का जो न्यूट्रिएंट, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीटली नहीं होता, कंप्लीट कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में जाने के बाद होगा, ठीक है। तो देखो फूड को आप इनटेक करते हो अपनी बकल कैविटी में, यानी कि अपने माउथ में, तो हमारे माउथ का जो स्ट्रक्चर है हम उसी की बात कर लेते हैं। देखो डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, यानी कि बकल कैविटी से। अब बकल कैविटी किन किन चीज़ों को इंक्लूड करती है, हमारी जो बकल कैविटी होती है यहाँ पे क्या है, आपके पास टंग है और टीथ है, ठीक है। दांतों की हेल्प से आप किसी भी अपने फूड को बाइट करते हो, चबाते हो, उसको अच्छे से क्रश करते हो, पीस देते हो, ठीक है। और उसी के साथ टंग क्या करती है, हेल्प करती है उस फूड को एक बार लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उसको उथल पुथल करने के लिए। एंड इवन साथ में उसमें वो एक लिक्विड भी मिक्स करती रहती है, जिससे एक फूड का क्या होता है, जब हम च्युइंग करते हैं उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनता रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा टंग, सबसे पहले हम टंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि टंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो आपकी जो टंग है ना, आपकी जीभ होती है कुछ इस तरीके से, और इसको डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है वो हमें बताता है अबाउट स्वीट टेस्ट। कोई भी चीज़ मीठी है, जो मीठा टेस्ट है, हम उसके फ्रंट वाले पार्ट से हमें पता चलता है। जो साइडवेज ये वाले जो पार्ट्स हैं ये आपको बताते हैं सोर, खट्टा। जो बीच वाला मिडल वाला पार्ट होता है इससे हमें पता चलता है सॉल्ट, यानी कि सॉल्टी टेस्ट। और लास्ट में इधर अब जो बचेगा वो हो जाएगा बिटर, ठीक है। अभी टेस्ट का पता कैसे चलता है, ये 4 वर्ड्स है यहाँ पर जिसे हमें पता चलेगा कि हमारी टंग जो है वो हमें हेल्प करती है टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। देखो आज है ना, आप अपनी टंग को बाहर निकालना मतलब ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है। मिरर के सामने खड़े हो जाना, माउथ ओपन करना, टंग बाहर करना और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना। आपके टंग के ऊपर है ना, आपको कुछ इस तरीके से रफ सा सरफेस देखने को मिलता है। तो ये जो रफ सा सरफेस देखने को मिलता है ना बेटा, इन्हीं को बोलते हैं बर्ड,
कौन सी बर्ड? टेस्ट बर्ड। अभी टेस्ट बर्ड मैंने बता दिया कि जो हमारे टेस्ट बर्ड हैं वो इस तरीके से 4 टेस्ट को बताती हैं हमें कि कौन से फूड का कैसा टेस्ट है। ठीक है, कई बार आप समझदार बनते हो ना, जब आपको मेडिसिन लेनी होती है, मेडिसिन लेते हो, पूरा माउथ ओपन करते हो, बिल्कुल टंग के लास्ट में आप टैबलेट को रखते हो, मेडिसिन को रखते हो, जिससे कि आपको बिटर टेस्ट ना आए, लेकिन भूल जाते हैं कि जो लास्ट वाला पार्ट है वही हमें बताएगा कि वो बिटर टेस्ट है। आगे रखोगे तो बिटर नहीं पता चलने वाला, पीछे वाली जो बर्ड्स होती है ना वही आइडेंटिफाई करती बिटर टेस्ट को। ठीक है, ओके। फॉर योर जनरल नॉलेज, आपकी जीके बढ़ाने के लिए एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, हमारी जो टंग होती है इसकी लेंथ कितनी होती है, बुक में होप्सो नहीं मिलेगा आपको। आपकी जो टंग होती है उसकी लेंथ की बात अगर की जाए, अगर इंचेस में बात करें तो 3.3 इंचेस होती है इन अडल्ट। जो बड़े होते हैं ना उनकी टंग 3.3 इंचेस होती है, और अगर बात की जाए बच्चों में, ठीक है, इन चिल्ड्रन, तो वो अप्रॉक्स होती है 3.1 इंचेस, अप्रॉक्स, अंदाजे से है, ये एग्जैक्ट नहीं है, मीन्स इतना ही होता है कि 3.3 इंचेस, और अगर बात की जाए इन चाइल्ड तो वो होगी 3.1 इंचेस। ये लेंथ बताइए मैंने आपकी टंग की, आपकी जो जुबान की, बोलते हैं ना आपकी जुबान बहुत लंबी हो गई है, बहुत बातें करते हो, ठीक है, तो वो वही है भाई, जब आप छोटे थे आपकी टंग अप्रोक्स इतनी थी, बड़े होते जा रहे हो आपकी टंग बड़ी होती जा रही है, मजाक कर रहे हैं जस्ट ये। ठीक है, तो ये लेंथ मैंने बताई आपकी टंग की। हमारी टंग क्या करती है, हमें 4 टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। कौन से टेस्ट हैं? स्वीट टेस्ट है, बीच में सॉल्टी, साइड में सॉर और लास्ट में बिटर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे टंग का स्ट्रक्चर, और 4 टेस्ट हमें बताती है, लेंथ उसके अप्रॉक्स है इतनी। अगर बात की जाए इसी की, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि सेंटीमीटर्स में, तो वो अप्रॉक्स यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग 0.1 लगा लो, कुछ इतना होता है, और यहाँ पे ये 7.9 हो जाएगा। ठीक है, तो वो सेंटीमीटर्स में लेंथ होती है हमारी टंग की। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर कभी क्वेश्चन आ जाए बाय चांस और आपको मिले ऑप्शन, तो जो 8 के नियर अबाउट आपको मिले ना, मान लो कि 6, 7, 8, 9 ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप 8 को आंख बंद करके टिक कर दो, वो आपका आंसर होगा। ओके, ये हो गया हमारे टंग का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं कि हमारी जो टंग है वो हेल्प कहाँ कहाँ करती है, कैसे कैसे। तो देखो, सबसे पहले हमें हेल्प करती है, हेल्प टू आइडेंटिफाई टेस्ट। किसका टेस्ट? जो भी फूड, जो भी आप चीज़ें ईट कर रहे हो उसका टेस्ट बताने में। हेल्प टू टॉक, अब इतनी देर से कंटिन्यू मैं आपके लिए बोल रही हूँ, तो वो बोलना किसकी वजह से पॉसिबल है? कहीं ना कहीं टंग की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, ये मिक्स कर देते हैं, मिक्स सलाइवा इन फूड। हमारे फूड के अंदर जो सलाइवा होता है उसको मिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फूड को निगलने में हेल्प करते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? दीज ऑल आर फंक्शन ऑफ आवर टंग। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारी जो बकल कैविटी है, अच्छा एक चीज़ और है भाई, बकल कैविटी में लिप्स भी तो हैं, लेकिन लिप्स का ऐसे कोई पर्टिकुलर काम नहीं है। दूसरे एक क्या करते हैं, ये जो आपकी बकल कैविटी है ना, आपने फूड अंदर लिया, लिप्स क्या करेंगे? शटर डाउन, बंद हो जाते हैं ताकि अंदर वाला मटेरियल बाहर ना आए। कंटिन्यू, अगर आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं फिर भी आपके माउथ में एक लिक्विड निकलता रहता है ना, सलाइवा जिसे बोलते हैं। आपके सामने आपने देखा रसगुल्ला, आपने खाया नहीं लेकिन फिर भी मुंह में पानी आ गया। अब वो मुंह में पानी आ गया, बाहर ना बहे, उसके लिए लिप्स हैं, शटर डाउन हो जाता है। ठीक है, सेम स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं। जो मेन अभी डाइजेशन की हम बात करेंगे तो वहाँ पर टंग और टिथ। तो टंग का हमारा स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट टिथ। ओके, देखिए, जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, एक छोटा सा बेबी, उसके पास टिथ नहीं होते। अब वो जिसके पास टिथ नहीं है, आपने देखा है कभी कि जो न्यूबॉर्न बेबी है या 2 मंथ्स का, 1 मंथ का जो बेबी है वो चपाती ईट कर रहा है, ठीक है, या एप्पल ईट कर रहा है? नहीं ना, वो क्या करते हैं? वो मिल्क सक करते हैं। किनसे? अपनी मदर से। ठीक है, सेम ऐसे जो अदर एनिमल्स होते हैं, उनके जो छोटे बेबीज होते हैं वो भी इसी तरीके से सकिंग प्रोसेस करते हैं। तो अब जब एक छोटा सा चाइल्ड अप्रोक्स जब वो 8-9 मंथ्स में आ जाते हैं ना, तो फिर उसके टिथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। उन टिथ को क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं मिल्क टिथ। मिल्क टिथ अप्रोक्स
कितनी एज में आते हैं। यहाँ पर एज की अगर बात की जाए भाई, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, मैं जिस अंदाजे से यहाँ पे बता रही हूँ, अप्रोक्स 7 to 8 मंथ्स में आना स्टार्ट हो जाते हैं, 1 या 2 टीथ निकल जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो बेबी धीरे धीरे 3 ईयर्स 4 ईयर्स तक जब मूव करता है, यानी कि बड़ा होता है, तो यही जो टीथ है उसके बढ़ करके यहाँ पे मिल्क टीथ का सेट बन जाता है। कितना? 20 टीथ का एक सेट बन जाता है, ठीक है, सेट ऑफ 20 टीथ। और ये जो सेट ऑफ 20 टीथ, जिनको क्या बोल दिया गया? मिल्क टीथ, इनको बोला जाता है टेम्पररी टीथ, क्योंकि ये जो टीथ होते हैं ये टेम्पररी होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं। जब आप आपके एज, आपने भी फील किया होगा, जब आप 6, 7, 8 इस एज में थे, 6 to 8 एज थे, तो आपके जो टीथ हैं उन फॉल करना स्टार्ट हो गए थे। कहीं से एक टीथ टूट गया, उसके बाद फिर एक नया टीथ वहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसलिए वो टीथ परमानेंट नहीं रहते ना, इसी वजह से उनको बोला जाता है टेम्पररी टीथ। और 20 टीथ का ये सेट होता है। और अगर बात की जाए, जब ये टेम्पररी टीथ ब्रेक होने के बाद वहाँ पर नए टीथ आ जाते हैं, उनको बोला जाता है परमानेंट टीथ। अगर अडल्ट की बात की जाए तो इन अडल्ट ये जो परमानेंट टीथ होता है ये 32 टीथ का सेट होता है। 32 टीथ का एक सेट होता है, किसमें? इन अडल्ट्स। और वो भी तब होगा जब उनके टीथ डैमेज नहीं होंगे, ठीक है। कभी आप किसी के टीथ गिनने लग जाओ और एक आध वहाँ पे डैमेज हैं, खराब हो गए, आप बोलोगे मैम ने तो बोला था 32 टीथ, लेकिन वहाँ पे तो 30 है या 29 है, ऐसे, ठीक है। तो मिल्क टीथ होते हैं 20, टेम्पररी टीथ होते हैं किस में होंगे? चिल्ड्रन में होते हैं, छोटे बच्चों में होते हैं। आफ्टर 6 to 8 एज वो जो टीथ हैं वो रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं नए टीथ्स के साथ। जो न्यू टीथ आएंगे वो परमानेंट टीथ होते हैं। 32 टीथ का ये सेट होता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से टीथ होते हैं। देखो, अपने माउथ में ना जबड़ा, जिसको जॉ जिसको बोलते हैं, एक लोअर जॉ है, एक अपर जॉ, 2 सेट यहाँ पे होंगे। नीचे भी टीथ हैं, ऊपर भी टीथ हैं, तो 16 टीथ नीचे, 16 ऊपर, तो टोटल यहाँ से बन जाते हैं 32 टीथ। तो एक जाके हम बात करेंगे, कोई भी आप उसमें अज्यूम कर लीजिए कि लोअर जा मैं बना रही हूँ या अपर जा। यहाँ पे देखिए बेटा, अपर जा की बात कर लो या कोई भी आप, फ्रंट में जो आपके सबसे पहले जो टीथ होते हैं ना, 4 टीथ होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा सेंटर में 4 टीथ होते हैं। इसके बाद ये जो 4 टीथ होते हैं इनको बोला जाता है इंसीजर टीथ, ठीक है। 4 नीचे, 4 ऊपर। उसके बाद यहाँ जो आपके टीथ होते हैं थोड़े से इस तरीके से शार्प, हर किसी के हल्के से शार्प इस तरीके से होते हैं भाई, उनको क्या बोला जाता है? कैनाइन, ठीक है। इंसीजर कितने होंगे? 4 कहाँ पे? इन ईच जा, नीचे भी 4, ऊपर भी 4। कैनाइन कितने होंगे? 2, एक इधर एक इधर। उसके बाद बारी आती है किसकी? प्रीमोलर्स की। प्रीमोलर्स आपके कितने होंगे यहाँ पे बताइए। इसके बाद आपके आ जाएंगे लास्ट में मोलर्स, ये आपके हो जाएंगे 2 इन ईच और ये हो जाएंगे 3 इन ईच। तो देखो यहाँ से काउंट कर लेते हैं भाई, सॉरी 2 इधर है 2 इधर है तो 4 हो जाएंगे ये, ठीक है। ये 4 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे आपके 6। तो काउंट करके देखिए, 6 4 10 2 12 और 4 16। इस तरीके से आपके 16 टीथ नीचे होंगे और 16 टीथ होंगे ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे टीथ का होता है स्ट्रक्चर। तो देखो प्रीमोलर मैंने 4 बताया है ना, तो 2 प्रीमोलर आपके इधर आ गए हैं और 2 कहाँ आ जाएंगे? इस साइड आ जाएंगे। तो ये आपके क्या बन गए हैं? प्रीमोलर्स हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद 6 मोलर्स हैं तो 3 इधर होंगे और सेम इसी तरीके से आपके 3 होंगे इधर, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं ये आ जाएंगे आपके मोलर्स। तो 3 इस साइड 3 इस साइड, तो कंप्लीट इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो हमारे टीथ का जो स्ट्रक्चर आता है वो 32 टीथ का जो सेट है वो ये होता है। अब फंक्शन देख लेते हैं कि हर किसी टीथ का काम क्या होता है। देखो सबसे पहले बात की जाए इंसीजर्स।
अभी हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ टिथ, टिथ के टाइप्स। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास होता है इंसीजर। जो इंसीजर होते हैं इसके बाद होते हैं कैनाइन, फिर आ जाएंगे हमारे पास प्रीमोलर्स और फोर्थ हो जाएंगे मोलर्स। किन के कितने नंबर है मैंने आपको बता ही दिए हैं। इंसीजर होते हैं 4, कैनाइन्स हैं 2, ये आपके हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे आपके 6। तो इंसीजर देखो, अज्यूम करो, इमेजिन करो आपके हैंड में एप्पल है, आपको एप्पल ईट करना है। मैंने बोला बाइट करिए, सीधा कहाँ से करेंगे? फ्रंट से। अब फ्रंट से बाइट कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारे इंसीजर टिथ होती है इनका काम क्या होता है? ये इनको बोला जाता है बाइटिंग टिथ। तो हेल्प करते हैं फूड को बाइट करने में और कट करने में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टर्न आ गई आपके कैनाइन्स की, जो साइड में है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है। अब एप्पल को चेंज कर दिया, आपको शुगर केन पकड़ा दिया, गन्ना। अब गन्ना जब आपको क्या करना होता है? उसको छीलना, टीयरिंग करते हैं। तो आप गन्ने को इस तरीके से पकड़ते हैं ना, और इन वाले जो टिथ होते हैं उनसे आप उनको अच्छे से होल्ड करके और उसको खींचते हैं। तो जो हमारे कैनाइन्स होते हैं उनका काम क्या होता है? इनको बोला जाता है टीयरिंग टिथ। ये हेल्प करते हैं फूड को टेयर करने में, हेल्प इन टेयरिंग फूड। इसके बाद नेक्स्ट आ गए हमारे प्रीमोलर्स। अब आपने बाइट किया या टेयर किया, बाइट जो आपने अंदर ले लिया, अब उसको आप थोड़ा पीछे फेंकते हैं, पास करते हैं, और फिर जो आपके प्रीमोलर्स है वो क्या करेंगे? उसे च्यूइंग करेंगे और क्रश करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो आपके मोलार्स है वो क्या करते हैं? सेम उनका भी वर्क होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, आपके फूड को अच्छे से पीस देना। तो ये है हमारे टिथ के टाइप्स और उनके अलग अलग फंक्शन की, कौन से टिथ कौन सा काम करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा है? हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन्वॉल्व करता है 5 स्टेप्स को। 5 स्टेप्स कौन कौन से आ जाएंगे वहाँ पे? हमने किया था इंजेशन, आपने इंजेशन किया, डाइजेशन किया, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, और लास्ट में इजेक्शन हो गया या एक्सक्रीशन हो गया, फूड को बाहर निकाल दिया जो भी वेस्ट वहाँ पे हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारा न्यूट्रिशन में जो फर्स्ट स्टेप इनटेक माउथ से करते हैं, यानी कि बकल कैविटी जिसे बोलते हैं। बकल कैविटी क्या क्या होता है? बकल कैविटी में आपकी टंग होती है, टिथ होती है। टंग का स्ट्रक्चर हमने कर लिया है, टिथ का स्ट्रक्चर कर लिया है, टिथ के टाइप्स कर लिए हैं, और कौन से टिथ क्या फंक्शन करते हैं हम वो भी कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए ना, जैसे कुछ एनिमल्स हैं, मोस्टली जो कार्निवोर्स होते हैं उनके टेयरिंग टिथ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उनके कनाइन्स ज़्यादा होते हैं। नियर बाय जिनके घर में डॉग है, कैट हैं, ठीक है, पैट की बात कर रही हूँ, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा उनके साइड में नुकीले दांत होते हैं, तो इट मीन्स उनके कनाइन टिथ्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली लाइक कैट्स वगैरह भी क्या करती हैं, जो रैट हैं या कुछ इस तरीके से लिजर्ड्स वगैरह होते हैं वो उनको हंट करती हैं, किल करती है, टीयर करके खा जाते हैं। ठीक है, तो उनके पास टीयरिंग टिथ यानी कि कनाइन टिथ ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है टिथ का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक जो टॉपिक है दैट इज टूथ डिके। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन टॉपिक मिलता जुलता है, फटाफट एक बार उसको ख़त्म कर लेते हैं। अभी हम करेंगे यहाँ पे टूथ डिके। देखो बेटा, जो हमारे टूथ है वो खराब हो जाते हैं। अब खराब होने का वहाँ पे रीज़न क्या होता है? यस बेटा, देखिए अभी हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। आपके जो टूथ का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे आउटर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एनेमल। जो आपको वाइट जो नज़र आता है ना, कुछ इसका जो प्रॉपर जो कलर होता है बिल्कुल ब्राइट वाइट नहीं होता है, वाइट प्लस येलो कुछ ऐसा सा कलर होता है। किसी के जो टिथ हैं वो आपको प्रॉपर वाइट से नज़र आएंगे, कुछ हल्के से क्रीम भी जैसे येलोइश कलर होता है। तो आउटर जो कवरिंग होती है इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हमारे बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है, सबसे हार्डेस्ट, तो वो इनेमल होता है। ठीक है, ये हार्डेस्ट पार्ट होता है। आपकी जो बोन्स होती है ना उनसे भी ज़्यादा हार्ड होता है।
इसके बाद इनेबल के जस्ट नीचे होता है डेंटाइन। जो डेंटाइन है ये बोन जैसा, जैसे आपकी बोन्स होते हैं ना, तो बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके अंदर होता है पल्प कैविटी। ये जो पल्प कैविटी है ये क्या करते हैं, इनके अंदर होते हैं नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि यहाँ पर आपके टूथ तक जो ब्लड है वो कौन पहुँचाता है, ये पल्प ही पहुँचाता है। ठीक है, यानी कि इसी के अंदर से ब्लड आपका सर्कुलेट करता है और ये कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड विद ब्रेन। आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड होने की वजह से जब आपके टूथ डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर जिनको प्रॉब्लम होती है ना सेंसेशन वाली, हॉट एंड कोल्ड, गर्म ठंडा लगने की, तो वो किसकी वजह से, क्योंकि जो पल्प होते हैं वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं और वही मैसेज को पहुँचाती है ब्रेन के पास, तो ये सेंसेशन को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, सेंसेशन कहाँ तक पहुँचाते हैं, ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाते हैं। फिर आपका आउटर पार्ट जिनको हम बोलते हैं गम्स, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये हमारे टूथ का स्ट्रक्चर है। सबसे आउटर पार्ट को बोला जाता है इनेमल, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में, जो हमारी बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर 98% अप्रोक्स यहाँ पर कैल्शियम होता है और बाकी जो बचा वो फॉस्फोरस इनसे मिलके बना हुआ होता है। अब अगर बात की जाए ना हमारी बोन्स की, तो हमारी बोन्स में अप्रोक्स 68% के अराउंड कैल्शियम होता है। ठीक है, लेकिन इनेबल के अंदर मैंने बताया 98% कैल्शियम और बाकी जो बचेगा फॉस्फोरस, इनसे मिलकर के बने हुए हैं हमारे टूथ का इनेबल वाला पार्ट। उसके जस्ट नीचे डेंटाइन और यहाँ पे क्या होगा, पल्प कैविटी, और फिर ये जो इसके रूट्स जैसा स्ट्रक्चर होता है ये हमारे गम्स के अंदर अच्छे से फंसा हुआ होता है, होल्ड होता है, जिसकी वजह से हमारे टीथ अच्छे से एडजस्ट होके रखते हैं। अब बात है टूथ डिके कि टूथ डिके होता कैसे है, टूथ का खराब हो जाना, सड़ जाना, तो वो कैसे होता है बेटा, जब आप फूड ईट करते हो और हमारे जो टूथ्स हैं, हमारे जो दांत हैं, टीथ हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं फूड पार्टिकल चिपक जाता है, बीच में फंस जाता है। ठीक है, और मैंने बोला कि हमारे माउथ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर हैं, उनका डाइजेशन यहीं पे स्टार्ट होता है। तो जो फूड वहाँ पे बच गया है उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर सलाइवा और वो सभी चीज़ें मिक्स करके, मतलब धीरे धीरे वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ एसिड बनाना शुरू कर देते हैं और वही जो एसिड फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे हमारे टूथ का जो इनेमल वाला पार्ट होता है ना उसको यहाँ से डिके करना स्टार्ट कर देता है। ये जो बाकी चीज़ें उनको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो इनेबल वाला पार्ट है वो उसको यहाँ से डिके करते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ होल करते हुए यहाँ तक। अब अगर ये होल यहाँ तक आपके पल्प वाले पार्ट तक पहुँच जाता है, यानी कि ये पार्ट आपके टीथ का हो गया डैमेज, डिके हो गया है, तो अब उसी एसिड या उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में कौन आएगा, हमारे पल्प आएंगे। ठीक है, जिनके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। अब उसके बाद आप जब भी कोई भी ऐसे फूड ईट करते हो या आपको कई बार जब ये प्रॉब्लम ऐसी बढ़ती चली जाती है तो वो सेंसेशन ब्रेन तक जाती है, हमें पता चलता है कि आपके टीथ में उस टाइम पे पेन होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना इसको बोलते हैं टूथ डिके। क्यों होता है, क्योंकि जो शुगर प्रेजेंट होता है हमारे फूड में वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में और वही जो एसिड है वो डैमेज कर देता है हमारे इनेमल को। और इनेमल सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है, अगर उसने इनेमल को ही डिके करना स्टार्ट कर दिया, एक बार इनेमल अगर डिके हो गई है तो डेंटाइन तो उससे बोनी स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होती, तो धीरे धीरे इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट टीथ है वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इवन कई बार यही होता है कि जब हमारे टीथ के पास ये प्रॉपर ये डैमेज होने की वजह से जब ये पल्प कैविटी डैमेज हो जाती है और प्रॉपर हमारे टीथ में ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है तो उसी के बाद हमारी जो टीथ है वो ब्लैक भी हो जाते हैं। ठीक है, ख़राब भी हो जाते हैं। ओके, तो ये था टूथ डिके। अब टूथ डिके से बचाने के लिए अपने दांतों को क्या करना है भाई, ब्रशिंग करनी है, तो ट्वाइस अ डे आपको ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने का जो मेथड है वो प्रॉपर हो। जब भी आप फूड ईट कर रहे हो उसके बाद अच्छे से अपने माउथ में आपको वाटर लेकर के अच्छे से गार्गल करना चाहिए ताकि जो स्टक इन फूड है वो वहाँ से हट जाए, और जो भी स्वीट थिंग्स होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक को यहाँ पे कर रहे हैं फिनिश। वीडियो देखने के बाद आप अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने से ही आपका जो कंसेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर होगा, और कोशिश करूँगी आपके सभी टॉपिक्स को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।